हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th की फर्स्ट पोयम डस्ट ऑफ स्नो की हिंदी व्याख्या, जिसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, जो कि एक अमेरिकन कवि हैं, अमेरिकन पोएट हैं। डस्ट ऑफ स्नो अर्थात बर्फ के कण। डस्ट का मतलब होता है धूल या कण, ऑफ का मतलब होता है का, स्नो का मतलब होता है बर्फ। बर्फ के कण या बर्फ की धूल, बर्फ के कण। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होगा बर्फ के कण। डस्ट ऑफ स्नो पोयम अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अपने आप में एक तरह की महत्वपूर्ण पोयम है, एक महत्वपूर्ण पोयम है, एक इम्पोर्टेंट पोयम है, क्योंकि यहाँ से बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। डस्ट ऑफ स्नो परीक्षाओं में डस्ट ऑफ स्नो के सेंट्रल आइडिया को भी पूछा जाता है, और इस लेसन से अर्थात डस्ट ऑफ स्नो लेसन से एमसीक्यू क्वेश्चन अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को भी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है, पूछा ही जाता है। तो यह लेसन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार पोयम है और बहुत ही महत्वपूर्ण पोयम है। इस लेसन को परीक्षा से पहले आप तैयार करके जरूर जाए, सीख कर जरूर जाए। इसकी हिंदी व्याख्या आप पढ़ करके जरूर जाए, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चनों को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को भी पूछा जाता है, और यहाँ से अर्थात डस्ट ऑफ स्नो के सेंट्रल आइडिया को भी परीक्षाओं में, बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, पूछा ही जाता है। मैं बात करूं डस्ट ऑफ स्नो कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। सबसे पहले मैं बात करूं डस्ट ऑफ स्नो अर्थात बर्फ के कण। डस्ट ऑफ स्नो अर्थात बर्फ के कण बदलाव, सकारात्मकता, पवित्रता तथा खुशी के प्रतीक हैं। डस्ट ऑफ स्नो अर्थात बर्फ के कण या बर्फ की धूल भी आप बोल सकते हैं। बर्फ के कण बदलाव, सकारात्मकता, डस्ट ऑफ स्नो बदलाव, सकारात्मकता, खुशी या फिर बदलाव के प्रतीक हैं। कहने का तात्पर्य यह है, मैं बात करूं अगर मैं कुल मिला जुला कर कहूं तो डस्ट ऑफ स्नो बदलाव, सकारात्मकता, बदलाव, सकारात्मकता, खुशी या पवित्रता के प्रतीक है। डस्ट ऑफ स्नो बदलाव, सकारात्मकता, खुशी या पवित्रता के प्रतीक है। या फिर इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूं, डस्ट ऑफ स्नो प्रकृति के प्रभाव पर एक प्रतिबिंब का प्रतीक है। उसके बाद मैं बात करूं क्रो की अर्थात कौवे की, तो कौवा निराशा तथा नकारात्मकता का प्रतीक है, लेकिन इस पोयम में क्रो का एक अलग ही रोल है, एक सकारात्मक भूमिका है। कौवे की एक सकारात्मक भूमिका है, एक इसका पॉजिटिव रोल है कौवे का। वैसे तो निराशा तथा नकारात्मकता का ही प्रतीक होता है कौवा, लेकिन इस कविता में इसकी एक अलग भूमिका रही है। उसके बाद मैं बात करूं हेमलॉक ट्री की। हेमलॉक ट्री निराशा, नकारात्मकता, दुख तथा खतरे का प्रतीक है, लेकिन इस कविता में हेमलॉक ट्री का भी एक अलग ही रोल है, एक इंपॉर्टेंट रोल है, एक अलग तरह की भूमिका है, एक डिफरेंट रोल है, एक पॉजिटिव रोल है अर्थात सकारात्मक भूमिका है। उसके बाद मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूं इस पोयम में अर्थात डस्ट ऑफ स्नो पोयम में मैं बात करूं कौवे की। कौवा और हेमलॉक ट्री अर्थात क्रो, हेमलॉक ट्री। कौवा और हेमलॉक ट्री आमतौर पर नकारात्मक अर्थों से जुड़े होते हैं। कौवा और हेमलॉक ट्री आमतौर पर नकारात्मक अर्थों से जुड़े होते हैं, पर इस कविता में कवि के मूड को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि प्रकृति में नकारात्मक चीजें भी सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। यह इस पोयम का महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता रहा हूं, महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं कि इस कविता में कौवा और हेमलॉक ट्री आमतौर पर नकारात्मक अर्थों से जुड़े होते हैं, पर इस कविता में कवि के मूड को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि जीवन में अर्थात प्रकृति में छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं, बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। उसके बाद से मैं बात करूं क्रो का, मैंने आपको बता ही दिया कि क्रो निराशा तथा नकारात्मकता का प्रतीक है। हेमलॉक ट्री निराशा, नकारात्मकता, दुख तथा खतरे का प्रतीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्रो और हेमलॉक ट्री आमतौर पर नकारात्मक अर्थों से जुड़े होते हैं, पर
इस कविता में कवि के मूड को, कवि की मनोदशा को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि प्रकृति में नकारात्मक चीजें भी सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। प्रकृति में नकारात्मक चीजें भी सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। इसके बाद मैं इसके समरी की बात करूं, इस पोयम में एक जहरीले पेड़ के ऊपर कौवा बैठा रहता है और जहरीले पेड़ के नीचे कवि खड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। अर्थात इसे मैं ऐसे कहूं कि एक जहरीले पेड़ पर कौवा बैठा रहता है और जहरीले पेड़ के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल जहरीले पेड़ के नीचे कवि खड़े रहते हैं। अचानक कौवा जहरीले पेड़ पर से बर्फ के कणों को कवि के शरीर पर गिराता है। कुछ बर्फ के कण कवि के कंधों पर गिरते हैं और कुछ बर्फ के कण कवि के सिर पर गिरते हैं। अचानक जैसे ही बर्फ के कण कवि के शरीर पर गिरते हैं, कवि के हृदय की मनोदशा पूरी तरह से बदल जाती है और कवि प्रसन्नचित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं या आनंद से भर जाते हैं और उनका दिन खराब होने से बच जाता है और वह अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कविता में कवि के मूड की। कविता में कवि का मूड, कविता में कवि का मूड कैसा है? कविता में कवि का मूड अर्थात मनोदशा, कविता में कवि का मूड, कविता में कवि हताश, उदास, निराश और दुखी हैं। कविता में, इस पोयम में कवि हताश, निराश, उदास और दुखी हैं। उसके बाद मैं बात करूं घटना की। घटना की पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, घटना की। कौवा पेड़ पर से अर्थात जहरीले पेड़ पर से बर्फ के कणों को कवि के ऊपर गिराता है। तो अचानक मैं तीसरे पॉइंट में मैं बात करूं बदलाव की। एक बार फिर से मैं आपको अवगत करा दूं ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए, आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें। कविता में कवि का मूड, कविता में कवि हताश, दुखी, निराश और उदास है। उसके बाद घटना की मैं बात करूं तो एक कौवा जहरीले पेड़ पर से बर्फ के कणों को कवि के शरीर पर गिराता है। उसके बाद मैं बदलाव की बात करूं, कवि के हृदय की मनोदशा पूरी तरह से बदल जाती है। अब आइए शुरू करते हैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन अर्थात हिंदी व्याख्या। पहले पढ़ लेते हैं। The way a crow shook down on me, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. चलिए शुरू करते हैं इसकी हिंदी व्याख्या, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। द वे का मतलब होता है जिस तरीके से, बिल्कुल मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा। इसकी हिंदी व्याख्या बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ही आसान तरीके से जो आपके दिल और दिमाग में बिल्कुल छप जाएगी। आप आजीवन आपको इसकी हिंदी व्याख्या याद रहेगी। द वे जिस तरीके से, द वे का मतलब होता है जिस तरीके से। वैसे तो वे का मतलब रास्ता भी होता है, रास्ता, लेकिन यहाँ पर द वे का मतलब है जिस तरीके से या जिस तरह से। द वे का मतलब जिस तरीके से, अक्रो का मतलब एक कौवे ने, जिस तरीके से एक कौवे ने। सुक का मतलब होता है हिलाया, डाउन का मतलब होता है नीचे। अगर मैं बात करूं सुक डाउन की, सुक का मतलब होता है हिलाया, डाउन का मतलब नीचे। अगर मैं इसे जोड़कर बोलूं मतलब सुक डाउन का इस पोयम में जो अर्थ होगा सुक डाउन का, वह कुछ ऐसे होगा, हिलाकर नीचे गिराया, हिलाकर नीचे गिराया, ये इसका अर्थ हो जाएगा सुक डाउन का। सुक डाउन का अर्थ यह हो जाएगा, इस पोयम में जो अर्थ आया है सुक डाउन का वह कुछ ऐसे आया है। सुक डाउन का इस पोयम में अर्थ होगा हिलाकर नीचे गिराया। चलिए जो भी हो आपकी समझ में आना चाहिए। बिल्कुल ही आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ही आसान तरीका। द वे का मतलब जिस तरीके से, अक्रो का मतलब एक कौवे ने, सुक डाउन का मतलब होता है हिलाकर नीचे गिराया, हिलाकर नीचे गिराया, सुक डाउन। ऑन मी, ऑन का मतलब ऊपर या पर या के ऊपर। अब मी का मतलब होता है, मी का शाब्दिक अर्थ होता है मुझे, लेकिन ऑन मी का मतलब मेरे ऊपर, ऑन हिम का मतलब उसके ऊपर, ऑन हर का मतलब उसके ऊपर, ऑन हिम का मतलब उसके ऊपर। ऑन हिम अर्थात पुरुष की बात की जा रही है, पुरुषवाचक सर्वनाम है।
और ऑन हर उसके ऊपर, अर्थात स्त्रीवाचक सर्वनाम है हर, और ऑन हिम, हिम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है और हर स्त्रीवाचक सर्वनाम है। तो द वे अ क्रो, जिस तरीके से एक कौवे ने सुक डाउन हिलाकर नीचे गिराया, ऑन मी का मतलब मेरे ऊपर। वैसे तो मी का मतलब मुझे भी होता है, लेकिन यहाँ पर मी का शाब्दिक अर्थ मेरे होगा। ऑन मी, मुझे ऊपर तो होगा नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑन मी, मुझे ऊपर, ये तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मेरे ऊपर। ऑन मी, मेरे ऊपर, ऑन हिम, उसके ऊपर, ऑन हर, उसके ऊपर, ऐसे करके होगा। तो ऑन मी आया है इस पोयम में, ऑन मी का मतलब मेरे ऊपर। फिर से आप देखिए, दौवे का मतलब जिस तरीके से, अक्रो का मतलब एक कौवे ने, सुक डाउन का मतलब हो, सुक डाउन का मतलब होता है हिलाकर गिराया। दौवे जिस तरीके से, अक्रो का मतलब एक कौवे ने, सुक डाउन का मतलब होता है हिलाकर नीचे गिराया, ऑन मी का मतलब मेरे ऊपर, मेरे ऊपर। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, बर्फ के कण। फिर से एक बार देख लीजिए, दौवे का मतलब जिस तरीके से या जिस तरह से, अ का मतलब एक, क्रो का मतलब कौवा, सुक डाउन का मतलब हिलाकर नीचे गिराया, ऑन मी का मतलब मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, डस्ट का मतलब कण, ऑफ का मतलब का, स्नो का मतलब बर्फ, फ्रॉम का मतलब से, अ का मतलब एक, हेमलॉक का मतलब जहरीला, ट्री का मतलब पेड़ या वृक्ष। तो कहने का तात्पर्य है, अब देखिए सबसे पहले पहली लाइन से आप आ जाइए डायरेक्ट चौथी लाइन पर, चौथी लाइन से आप तीसरी लाइन, तीसरी लाइन से आप दूसरी लाइन, अर्थ बिल्कुल सटीक निकले, क्लियर निकले। द वे, जिस तरीके से, अक्रो एक कौवे ने, जिस तरीके से एक कौवे ने एक जहरीले पेड़ से बर्फ के कणों को या बर्फ के कण को, जिस तरीके से एक कौवे ने एक, देखिए जिस तरीके से, दौवे जिस तरीके से, अक्रो एक कौवे ने, जिस तरीके से एक कौवे ने। सबसे पहली बात, दौवे अक्रो जिस तरीके से एक कौवे ने, और हेमलॉक ट्री, अ का मतलब एक, हेमलॉक का मतलब जहरीला, ट्री का मतलब पेड़, फ्रॉम का मतलब से। दौवे अक्रो जिस तरीके से एक कौवे ने एक जहरीले पेड़ से बर्फ के कणों को हिलाकर मेरे ऊपर नीचे गिराया, जिस तरीके से एक कौवे ने एक जहरीले पेड़ से बर्फ के कणों को हिलाकर मेरे ऊपर नीचे गिराया। बस जिस तरह से या जिस तरीके से एक कौवे ने एक जहरीले पेड़ से बर्फ के कणों को हिलाकर मेरे ऊपर नीचे गिराया, या फिर सिंपल सा अर्थ बोलिए, ऑर्डिनरी अर्थ, बिल्कुल सामान्य अर्थ, बिल्कुल सीधा साधा अर्थ आप बोलिए, बिल्कुल आसान अर्थ, इजी अर्थ बोलिए, जिस तरीके से एक कौवे ने एक जहरीले पेड़ से बर्फ के कणों को हिलाकर मेरे ऊपर गिराया, जिस तरीके से एक कौवे ने एक जहरीले पेड़ से बर्फ के कणों को हिलाकर मेरे ऊपर गिराया। बस अब चलते हैं सेकंड स्टैंजा में। अगर आपको हिंदी व्याख्या करने आती है तो यकीन मानिए सेंट्रल आइडिया लिखने में, सेंट्रल आइडिया लिखने में किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी अगर हिंदी व्याख्या करने आती है तो। और एमसीक्यू क्वेश्चनों का जवाब तो आप चुटकियों में दे सकते हैं, चुटकियों में दे सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए सेकंड स्टैंजा में प्रवेश करते हैं, सेकंड स्टैंजा को देख लेते हैं। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruled. फिर से देखिए, फिर से एक बार देखिए, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruled. अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हैज का और हैव का प्रयोग तो आपको पता होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, या हूं, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक वचन कर्ताओं के साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, गिवन, गिव, गिव, गिवन। चलिए, तो यहाँ पर गिवन का मतलब हो जाएगा दिया, गिव, गिव, गिवन, देना, दिया, दे चुका। तो कहने का तात्पर्य जो हमारा अर्थ बिल्कुल सटीक बैठे, क्लियर बैठे, तो यहाँ पर मैं गिवन का अर्थ दिया से लगा रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है, गिवन दिया, माई का मतलब मेरा, हर्ट का मतलब हृदय, गिवन मतलब दिया, माई का मतलब मेरा, हर्ट का मतलब हृदय, अ का मतलब एक, चेंज का मतलब बदलाव, ऑफ मतलब का, मूड का मतलब मनोदशा, एंड मीन्स, और हैज का प्रयोग आप जानते ही हैं, प्रेजेंट परफेक्ट
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, या हूं के अर्थ में होता है। उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज और हैव के साथ। गिवन का मतलब दिया, गिवेन का मतलब दिया, गिवेन मीन्स दिया, माई मीन्स मेरा, हार्ट मीन्स हृदय, अ मीन्स एक, चेंज मीन्स बदलाव, ऑफ मीन्स का, मूड मीन्स मनोदशा, एंड मीन्स और, सेव्ड मीन्स बचा लिया, सम मीन्स कुछ, पार्ट मीन्स भाग, ऑफ मीन्स का, अ मीन्स एक, डे मीन्स दिन, आई मीन्स मैं, हैड का प्रयोग आप पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे के अर्थ में करते हैं। और रूड का मतलब होता है पछताया। रू का सेकंड फॉर्म है, दूसरा रूप है, द्वितीय रूप है, या फिर मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं पास्ट पार्टिसिपल है। रू से बनता है रूड। एक चीज के बारे में मैं आपको और जानकारी दे दूं, रूड जो होता है, RUDE को भी रूड पढ़ते हैं और RUED को। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग इसका प्रोनाउंसिएशन रियूड पढ़ते हैं। रियूड नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन रियूड गलत प्रोनाउंसिएशन है, गलत उच्चारण है। इसका मतलब भी रूड होता है। इसका मतलब रूड, रूड का मतलब क्या हो जाएगा, रूड का मतलब हो जाएगा मेरे भाई अशिष्ट हो जाएगा, अशिष्ट, या फिर आप असभ्य भी बोल सकते हैं, असभ्य बोल सकते हैं। रूड का मतलब असभ्य हो जाएगा, अशिष्ट हो जाएगा। और यहाँ पर इसका मतलब बोल सकते हैं पछताया, पछताया या पश्चाताप, अफसोस किया, दुख दुख व्यक्त किया, विलाप किया, पछताया, पछतावा किया। चलिए देखिए, तो जिसने जिसने देखिए पोयम, पोयम का अर्थ तब निकलता है जब आप कुछ हिंदी के वर्ड को, हिंदी के कुछ शब्दों को आप अपने तरफ से ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे जिसने वर्ड को अपने तरफ से, जिसने वर्ड को अपने तरफ से जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के इसका हिंदी अर्थ आसानी से निकलेगा। तो यहाँ पर जिसने, अब इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसका मतलब जिसने होता हो, ऐसा कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है। लेकिन मैं जिसने शब्द को मैं अपने तरफ से जोड़ रहा हूं ताकि अर्थ बिल्कुल क्लियर निकले, स्पष्ट निकले, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। जिसने, जिसने देखिए, जिसने, यहां से जिसने मेरे हृदय की मनोदशा में, अब देखिए में कहीं इन नहीं है, इसमें कहीं भी इन नहीं है, लेकिन मैं में शब्द को भी, में शब्द को भी अपने तरफ से जोड़ रहा हूं ताकि अर्थ स्पष्ट हो जाए। में को मैं लिख नहीं रहा हूं, आप केवल समझ लीजिएगा। जिसने मेरे हृदय की मनोदशा में एक बदलाव या एक परिवर्तन ला दिया, हो गया। या जिससे मेरे हृदय की मनोदशा बदल गई, या जिससे मेरे हृदय की मनोदशा परिवर्तित हो गई, या जिसने मेरे हृदय की मनोदशा में एक बदलाव ला दिया। चलिए, एंड सेव्ड सम पार्ट, और सेव्ड मीन्स बचा लिया, किसने, मैंने बचा लिया, कभी ऐसा बोल रहे हैं मैंने बचा लिया, एंड सेव्ड और मैंने बचा लिया। यहाँ पर आप ऐसे समझ जाइएगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आई होना चाहिए, कहने का तात्पर्य है नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पर कभी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है या अपने लिए ही तो बोल रहे हैं दूसरे स्टेंजा में कि एंड सेव्ड और मैंने बचा लिया, तो यहाँ आप समझ जाइए कि यहाँ आई है, मैंने की बात की जा रही है। तो एंड सेव्ड मैंने बचा लिया, सम पार्ट कुछ भाग, कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे एक दिन का, मतलब और मैंने दिन का कुछ भाग बचा लिया। अब यहाँ पर जिसे वर्ड जोड़ना पड़ेगा तब जाकर अर्थ आपका सटीक निकलेगा। जिसे आई हैड रूड, जिसे मैं पछतावे में गंवा देता, यहाँ पर आई हैड रूड का हिंदी में मतलब हो जाएगा, हिंदी में अर्थ हो जाएगा जिसे मैं पछतावे में गंवा देता, जिसे मैं दुख में गंवा देता, जिसे मैं पश्चाताप में गंवा देता, जिसे मैं शोक में गंवा देता, जिसे मैं दुख में गंवा देता, जिसे मैं विलाप में गंवा देता। कुल मिला जुला कर कहने का तात्पर्य है जिसे मैं पछतावे में गंवा देता, जिसे मैं पश्चाताप में गंवा देता, जिसे मैं अफसोस में गंवा देता, या फिर मैं इसे ऐसे कहूं जिसे मैं पछतावे में गंवा देता। फिर से देख लीजिए, जिसने मेरे हृदय की, जिसने मेरे हृदय की मनोदशा में एक बदलाव ला दिया, और मैंने सेव्ड बचा लिया, सम पार्ट कुछ भाग, ऑफ अ डे दिन का, और मैंने दिन का कुछ भाग बचा लिया, और मैंने दिन का कुछ भाग, कुछ हिस्सा, पार्ट का मतलब होता है भाग, पार्ट मीन्स होता है भाग या फिर हिस्सा, और
और मैंने दिन का कुछ भाग बचा लिया, जिसे, यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसका मतलब जिसे होता हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड लिखा गया जिसका मतलब जिसे होता है। इस वर्ड को मैंने अपने तरफ से लिखा, जोड़कर लिखा, ताकि अर्थ स्पष्ट हो जाए। पोयम का अर्थ है, पोयम का अर्थ निकालने से पहले कुछ शब्दों को, कुछ हिंदी के शब्दों को अपने अपने तरफ से जोड़ना पड़ता है, ताकि अर्थ स्पष्ट निकले, क्लियर निकले। इसलिए अपने तरफ से जोड़ना पड़ता है, तब जाकर पोयम का अर्थ निकलता है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे लिखा गया उसका वैसे ही, आप जैसा लिखा गया है इंग्लिश में, जैसा लिखा गया है आप वैसे ही उसका अर्थ निकाल दीजिए, उसकी हिंदी व्याख्या कर दीजिए। ऐसा नहीं है, कुछ शब्दों को, कुछ हिंदी के शब्दों को अपने तरफ से जोड़ना पड़ता है ताकि अर्थ स्पष्ट निकले। तो जिसने मेरे हृदय की मनोदशा में एक बदलाव ला दिया, जिसने मेरे हृदय की मनोदशा में एक बदलाव ला दिया, हो गया। एंड शिफ्ट सम पार्ट ऑफ अ डे, और मैंने दिन का कुछ भाग बचा लिया, जिसे आई हैड रूड, जिसे मैं पछतावे में गंवा देता, जिसे मैं दुख में, शोक में गंवा देता, जिसे मैं पश्चाताप में गंवा देता, जिसे मैं विलाप में गंवा देता, या फिर कुल मिला जुला कर मैं इसे ऐसे कहूं, जिसे मैं पछतावे में गंवा देता। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।